प्यारे बच्चों, नमस्कार। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। कोरोना के इस दौर में आप सभी बीमारी से बच के रहें। प्यारे बच्चों, अभी तक हमने 11 पाठ पढ़ लिए हैं। आज मैं आपका 12वां पाठ, जिसका नाम है विद्युत तथा प्रीफत, करवाऊँगा। बच्चों, विद्युत का अर्थ होता है कि बिजली, देसी भाषा में अगर हम कहें कि बिजली, करंट। तथा प्रीफत क्या होता है? रास्ता। जिस रास्ते से चलकर विद्युत धारा जाती है वह उसका प्रीफत कहलाता है। देखो बच्चों, हम विद्युत का उपयोग अपने बहुत से कार्यों को आसान बनाने के लिए करते हैं, आप सभी जानते हो। उदाहरण के लिए हम विद्युत का उपयोग कुएं से पंप द्वारा जल बाहर निकालने अथवा ज़मीन की सतह से जल को छत पर रखी हुई टंकी में पहुंचाने के लिए करते हैं। अन्य कौन कौन से कार्य हैं जिनके लिए आप विद्युत का उपयोग करते हैं? उनमें से कुछ को सूचीबद्ध कर अपनी नोटबुक में लिखिए। बच्चों, ये तो कुछ लिमिटेड जो है उदाहरण है, ऐसे आप अपने घर में दैनिक जीवन में देखिए। आप देखते होंगे बहुत सारे टीवी चलाते हैं तो विद्युत धारा चाहिए, बल्ब जलाते हैं तो विद्युत धारा चाहिए, और ऐसे बहुत से कार्य होते हैं हमारे घर में दैनिक जीवन में जिसमें हम विद्युत धारा का उपयोग करते हैं। क्या आपकी सूची में प्रकाश के लिए विद्युत का उपयोग सम्मिलित है? सूरज छिपने के बाद भी विद्युत हमारे घरों, सड़कों, दफ्तरों और फैक्ट्रियों को प्रकाशित करती है। यह रात में लगातार काम करने में हमारी सहायता करती है। विद्युत हमें बिजली घर से प्राप्त होती है, फिर भी विद्युत की आपूर्ति ठप हो सकती है या कई स्थानों पर अनुपलब्ध हो सकती है। ऐसी स्थिति में प्रकाश के लिए हम टॉर्च का उपयोग करते हैं। आप देखते हो कि हमारे पास एक टॉर्च होती है, उसका हम इस्तेमाल करते हैं। ऐसी स्थिति में प्रकाश के लिए हम टॉर्च का उपयोग करते हैं। टॉर्च में एक बल्ब होता है। जब इसका स्विच दबाते हैं तो यह प्रकाश देने लगता है। टॉर्च को विद्युत कहाँ से मिलती है? ये हमारे मन में प्रश्न उठता है बच्चों। तो अब हमारा एक टॉपिक आता है 12.1 विद्युत सेल। ठीक है। टॉर्च के बल्ब को विद्युत सेल से मिलती है। विद्युत सेल का उपयोग विद्युत स्रोत के रूप में अलार्म, घड़ी, कलाई घड़ी, कैमरा और अन्य युक्तियों में हम करते हैं। क्या आपने कभी विद्युत सेल को ध्यानपूर्वक देखा है? एक सेल, अभी मैं आपको उसका चित्र दिखाऊंगा। आपने यह देखा होगा कि इसके एक और धातु की टोपी और दूसरी ओर धातु की डिस्क यानी कि चक्रिका होती है। चित्र 12.1 देखिए। चित्र 12.1 ये एक चित्र बच्चों देखो। ये देखो, ये हमारा क्या है? एक विद्युत सेल है। इसको आप ध्यान से देखिए बच्चों। इसके अंदर नीचे वाला जो हिस्सा होता है, ये नीचे की तरफ, अभी आप देखेंगे जो नीचे वाला हिस्सा है, नीचे का जो हिस्सा है देखिए इधर, ये गड्ढेदार होता है और ऊपर जो ये इसमें एक टोपी लगी होती है। ठीक है, टोपी होती है ऊपर। और इसमें एक और चीज़ देखो बच्चों, इसमें जो ऊपर ये जो टोपी वाला हिस्सा होता है, ये वाला, ये देखो, ये आप इसमें देखोगे ध्यान से तो आप ये देखो प्लस का निशान है इसमें। ये देखिए यहाँ पे प्लस का निशान है। ठीक है, इसको हम धनात्मक सिरा कहते हैं। देखिए ये धनात्मक सिरा। और नीचे जो है ये वाला जो हिस्सा है, ये बड़ा, इधर देखो बच्चों, ये जो नीचे वाला हिस्सा होता है, ये वाला, ये आपका ऐसे माइनस लगा रखे ना, इस तरह से माइनस धन। ये आपका धातु की डिस्क, ये नीचे धातु की डिस्क है, तो ये ऋणात्मक सिरा होता है आपका। अब बच्चों इसको देखना है एक बार। अब इसको जब अपने हाथों में लेकर देखोगे तो आपको और भली बातें समझ में आ जाएगा। सभी विद्युत सेलों में 2 सिरे होते हैं बच्चों।
जिनमें एक धनात्मक, जिसको हम टर्मिनल कहते हैं सिरा, दूसरा ऋणात्मक। आपसे ये हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भाई जो हमारा सेल होता है, सेल के अंदर आपके जो है, सेल में आपके कितने सिरे होते हैं? तो आप बोलोगे कि 2 सिरे होते, एक ये प्लस वाला, एक ये माइनस वाला। आगे देखो बच्चों, विद्युत सेल में संचित रासायनिक पदार्थों से, आप देखोगे भाई अगर हम सेल को फोड़ के देखें बच्चों, तो उसके अंदर से एक केमिकल होता है, एक पदार्थ भरा होता है, पाउडर सा होता है। तो वो क्या है? रासायनिक पदार्थ है। ये जो रासायनिक पदार्थ है, ये सेल, रासायनिक पदार्थों से सेल विद्युत उत्पन्न करता है। जब विद्युत सेल में संचित रासायनिक पदार्थ इस्तेमाल कर लिए जाते हैं, तब विद्युत सेल विद्युत पैदा करना बंद कर देती है। आप देखते होंगे उस टाइम पे हम ये कहते हैं कुछ टाइम बाद ये काम करना बंद कर देता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो पदार्थ होता है बच्चों, वो पूरा का पूरा इस्तेमाल हो जाता है। और जब आप देखोगे, इसको फोड़ के देखोगे, तो इसके अंदर से बिल्कुल काले रंग का निकलता है ये। इसका मतलब क्या है कि भाई इसकी सारा का जो केमिकल है वो यूज़ हो चुका है। अब देखो बच्चों, चेतावनी देंगे हम। इस तरह का आपने ये साइन बोर्ड देखा हुआ कहीं पे भी, ये नीचे 2 हड्डियाँ होती हैं और ये एक खोपड़ी होती है, कपाल होती है। आपने विद्युत खंभों, विद्युत उपकेंद्रों और अन्य स्थानों, यानी कि जहाँ पर बिजली वाली खंभे होते हैं, वहाँ पर इस तरह का चिन्ह देखा होगा। ये दर्शाता है कि विद्युत का उपयोग उचित रूप से न किया जाए तो ये अत्यंत खतरनाक हो सकती है। यदि विद्युत और विद्युत युक्तियों को असावधानीपूर्वक बरता जाए तो यह गंभीर चोट अथवा मृत्यु तक का कारण बन सकती है। अतएव आपको कभी भी विद्युत के तारों तथा सॉकेट आदि का प्रयोग करने का प्रयत्न कभी नहीं करना चाहिए। यह भी ध्यान रखिए कि जो आपके जो सुबाह्य जनरेटर, यानी कि पोर्टेबल जनरेटर होते हैं, द्वारा उत्पन्न विद्युत इतनी ही खतरनाक है। विद्युत संबंधित सभी जो क्रियाकलापों के लिए केवल साधारण बैटरी का ही उपयोग हमें करना चाहिए। बच्चों, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद आप ये देखो, ये एक डायग्राम हमारे पास है, इसमें ये एक बल्ब है ये, ठीक है। इसके अंदर ये टर्मिनल दिखा रखे हैं, ये इसका तंतु होता है, ठीक है। यहाँ देखो अंदर यहाँ पे ये तंतु है और ये इसके टर्मिनल होते हैं। एक टर्मिनल ये होता है और एक टर्मिनल इधर होता है। टॉर्च का बल्ब और इसके अंदर का दृश्य यहाँ दिखा रखा है। पहले ए में ये जो है ये बाहर का दृश्य है और ये अंदर का दृश्य है। उस विद्युत सेल को एक नए विद्युत सेल से बदलना पड़ता है। टॉर्च के बल्ब में कांच का एक बाहरी आवरण होता है। आपने देखा होगा बच्चों कि एक कांच का आवरण होता है। देखो ये जो हिस्सा होता है ये कांच का बना होता है और इसके अंदर जो कि धातु की सतह पर चिपका होता है। बल्ब के कांच के आवरण के अंदर क्या होता है बच्चों? ये प्रश्न आपके मन में उठता होगा, इसके अंदर क्या होता है? तो क्रियाकलाप एक देखें। एक टॉर्च लीजिए, इसके बल्ब के भीतर देखिए। आप अपने अध्यापक की सहायता से इस बल्ब को टॉर्च से बाहर भी निकाल सकते हैं। आप क्या देखते हैं? क्या आप कांच के बल्ब के मध्य एक पतला तार देखते हैं? चित्र 12.2 भी। आप टॉर्च का स्विच दबाइए तथा देखिए बल्ब का कौन सा हिस्सा या भाग दीप्त है। प्रकाश उत्सर्जित करने वाले पतले तार को बल्ब का हम तंतु कहते हैं। देखो बच्चों, मैं आपको तंतु दिखाता हूँ। ये बिल्कुल ध्यान से करीब से देखना। ये वो है, ये पतला जो हिस्सा 2 ये से इनके बीच में लगा हुआ है, ये वाला, ये आपका क्या है? तंतु होता है। इसको हम फिलामेंट भी कहते हैं, ठीक है। इसको हम फिलामेंट भी कहते हैं, ठीक है बच्चों। और मैं आपको एक रोचक जानकारी बताता हूँ कि ये जो बल्ब का जो तंतु होता है, ये जो है वो किसका बना होता है? ये आपका टंगस्टन का बना होता है। टंगस्टन,
ठीक है। टंगस्टन क्या है? एक धातु है, ठीक है। आगे देखो बच्चों, यह तंतु जो होता है बच्चों, ये दो मोटे तारों के बीच लगा होता है। मैंने जैसे अभी आपको दिखाया, ये एक इधर और इसके बीच में लगा होता है। मोटे तार तंतु को आधार प्रदान करते हैं। इन मोटे तारों में से एक मोटा तार बल्ब की सतह पर धातु के ढांचे से जुड़ा होता है, जैसे चित्र 12.2 बी में दिखा रखा है। देखो ये वाला देखो, इधर देखो इसका यहाँ से लेकर ये नीचे जोड़ रखा है, ये मोटे इस पे, और जो दूसरा सिरा है वो यहाँ लगा रखा है, ठीक है। अब आगे देखो, दूसरा मोटा तार आधार केंद्र पर धातु की नोक से जुड़ा होता है। बल्ब के आधार पर धातु का ढांचा और धातु की नोक बल्ब के दो टर्मिनल हैं। ये दोनों टर्मिनल इस प्रकार लगाए जाते हैं कि ये एक दूसरे को न छुएं। घरों में उपयोग होने वाले विद्युत बल्बों की ऐसी ही संरचना होती है जो आपके बड़े बड़े बल्ब होते हैं। इस प्रकार विद्युत सेल तथा विद्युत बल्ब दोनों ही में दो टर्मिनल होते हैं। इनमें से ये दो टर्मिनल क्यों होते हैं? अब हम देखें विद्युत सेल से जुड़ा हुआ बल्ब देखेंगे बच्चों, विद्युत सेल से जुड़ा हुआ बल्ब। आइए विद्युत सेल का उपयोग करके एक बल्ब को दीप्तिमान करने का प्रयास करते हैं। ऐसा हम किस प्रकार करते हैं? तो क्रियाकलाप देखेंगे बच्चों। विभिन्न रंगों के प्लास्टिक का आवरण चढ़े विद्युत तार के 4 टुकड़े लीजिए। 4 तार लेने हैं बच्चों हमने, ठीक है। प्रत्येक तार के टुकड़े के दोनों सिरों से प्लास्टिक आवरण को हटा दीजिए, यानी कि तार हटा, उसके आगे का जो प्लास्टिक को हटा देना है। इस प्रकार दोनों सिरों पर धातु का तार अनावृत हो जाता है, यानी कि जो धातु का तार होता है वो निकलेगा आपका बाहर। 2 तारों के अनावृत भागों को विद्युत सेल तथा दूसरे 2 को बल्ब से, जैसे कि चित्र 12.3 और 12.4 में देखो, ये देखो, एक तो इधर, ठीक है, और एक इधर, 2 हो गए। 2 तारों से जुड़ी हुई विद्युत सेल, ठीक है। हमने जो 4 तार लिए थे, एक तो यहाँ लगा दिए इसके ऊपर हिस्से पे, और एक जो इसके नीचे वाले यहाँ इस वाले हिस्से पे लगा दिया। अब क्या करना है हमने बच्चों, एक बल्ब लेना है, उस जो बाकी जो 2 तार थे वो एक यहाँ नीचे लगा देंगे और एक यहाँ लगा देंगे, ठीक है। बल्ब के साथ तारों को जोड़ने के लिए आप विद्युत रोधी टेप का इस्तेमाल करेंगे बेटा, बिजली के मिस्त्री द्वारा जो उपयोग की जाती है। और सेल के लिए रबड़ बैंड या टेप का उपयोग कर सकते हैं ताकि करंट न लगे। अब बल्ब तथा विद्युत सेल को अलग अलग 6 विभिन्न ढंगों से जोड़िए, जैसा कि चित्र 12.5 ए से 12.5 एफ में दर्शाया गया है। प्रत्येक अवस्था में देखिए कि बल्ब दीप्त है या नहीं। प्रत्येक अवस्था के लिए हाँ या नहीं लिखिए। देखो, एक तो ये यहाँ देखो बल्ब जल रहा है, यहाँ बल्ब नहीं जल रहा है। क्यों बच्चों? मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे ये जो नहीं जुड़ा हुआ तार, यहाँ पे इसमें बल्ब क्यों नहीं जुड़ रहा है? क्योंकि यहाँ पर तार नहीं जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसके बाद देखो बच्चों, यहाँ पे देखो, ये इसका मुक्त है, ये नहीं जुड़ा हुआ है यहाँ पे, यानी कि ये जो तार है यहाँ जुड़ना चाहिए था। इसमें ये नीचे वाला जो तार है ये नहीं जुड़ा हुआ है यहाँ पे, इसमें बल्ब जल रहा है क्योंकि यहाँ ये वाला हिस्सा ऊपर जोड़ दिया और ये वाला हिस्सा नीचे जोड़ दिया। अब देखो बेटा, विद्युत सेल के 2 टर्मिनल विद्युत के 2 टर्मिनल से जोड़े गए। इस प्रकार की व्यवस्था विद्युत परिपथ का एक उदाहरण है। विद्युत परिपथ विद्युत सेल के 2 टर्मिनलों के बीच विद्युत प्रवाह के संपूर्ण पथ को दर्शाता है। बल्ब केवल तभी ही दीप्त होता है बेटा जब परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। किसी विद्युत परिपथ में चित्र 12.6 में दर्शाए गए अनुसार
विद्युत धारा की दिशा कहाँ होती है? विद्युत सेल के प्लस टर्मिनल से घटा टर्मिनल की ओर होती है, यानी कि प्लस से माइनस की तरफ। जब बल्ब के टर्मिनल को तार के द्वारा विद्युत सेल के टर्मिनल से जोड़ा जाता है तो बल्ब के तंतु से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है, बल्ब को दीप्तिमान करती है। कभी कभी विद्युत बल्ब विद्युत सेल से जुड़े होने पर भी दीप्त नहीं होता। कई बार आप देखते हो भाई जोड़ देते हैं तो फिर भी नहीं जलता है, क्यों? क्योंकि ऐसा बल्ब फ्यूज होने के कारण हो सकता है, यानी कि वो फ्यूज जो है वो बल्ब जो है फ्यूज हो सकता है। क्यों फ्यूज कब होगा बेटा? जब उसके अंदर ये तार लगा होता है ना, ये बीच में से टूट जाता। आपने देखा भाई बल्ब फ्यूज हो गया, दूसरा बल्ब लगाना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे बल्ब के फ्यूज होने की कारण हो सकता है। फ्यूज बल्ब को ध्यानपूर्वक देखिए, क्या इसके तंतु एक्शन, एक्शन का मतलब टूटा हुआ है। विद्युत बल्ब कई कारणों से फ्यूज हो सकता है। इनमें से एक कारण है बल्ब के तंतु का खंडित होना। बल्ब का तंतु खंडित होने के कारण, ठीक है, बल्ब का तंतु खंडित हो जाए तब विद्युत सेल के टर्मिनलों के बीच विद्युत धारा का परिवर्तन टूट जाता है। इसलिए विद्युत बल्ब के तंतु से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती और यह दीप्तिमान नहीं होता है। ये देखो बच्चों, एक चित्र ये दिखा रहा, घर में तैयार की गई टॉर्च। ये देखो, घर में तैयार की गई एक टॉर्च है ये हमने एक तार नीचे लगा दिया, ठीक है, और ये इसको हम इसके ऊपर टच करा देंगे ना बच्चों, तो बल्ब जल जाएगा आपका। तो एक बैटरी बन गई आपकी। अब देखो बच्चों, क्या आप यह बता सकते हैं कि चित्र 12.5 बी सी डी तथा ई में आपके प्रयास करने पर भी बल्ब दीप्तिमान क्यों नहीं होता है? अब हमें ज्ञात है कि विद्युत सेल का उपयोग कर बल्ब को दीप्तिमान कैसे किया जाता है। क्या आप अपने लिए एक टॉर्च बनाना पसंद करेंगे? तो एक टॉर्च बल्ब और तार का एक टुकड़ा लीजिए। पहले की तरह तार के दोनों सिरों से प्लास्टिक आवरण को हटाइए। चित्र 12.7 में दर्शाए अनुसार तार के एक सिरे को बल्ब के धातु के ढांचे के चारों ओर जो है लपेटिए। जैसे इसको लपेट दिया हमने। तार के दूसरे सिरे को रबर बैंड की सहायता से विद्युत सेल के ऋणात्मक टर्मिनल से जोड़िए। अब बल्ब के आधार की नोक अर्थात इसके टर्मिनल को विद्युत सेल के धनात्मक टर्मिनल पर रखिए। क्या बल्ब दीप्तिमान होता है? अब बल्ब को विद्युत सेल के टर्मिनल से हटाइए। क्या बल्ब अब भी प्रकाशित हो है? क्या ये टॉर्च को ऑन या ऑफ करने के समान नहीं है? देखो बच्चों, यहाँ तक आपने क्या देखा बच्चों कि जो है विद्युत सेल क्या होता है, विद्युत सेल के कितने टर्मिनल होते हैं बच्चों, ठीक है, और विद्युत सेल का उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं, और इसके साथ ही जो बल्ब होता है वो उसके कितने भाग होते हैं, और उसमें जो होता है उसमें जो आपका तंतु होता है वो किसका बना होता है। तो इस तरह के आप प्रश्न बच्चों कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है बच्चों। इसके बाद अब हम क्या देखें बच्चों, विद्युत स्विच। विद्युत स्विच क्या होता है? जैसे आपके घर में स्विच होता है बच्चों, आप उसको ऑन करते हो, नीचे करते हो ऑन हो जाता है, ऊपर करते हो ऑफ हो जाता है। तो उस टाइम पे मान लें हमने बल्ब जलाना है, पंखा चलाना है, तो हम उसके स्विच को ऑन ऑफ करते हैं। तो उसका मतलब क्या होता है बच्चों? ऑन कब होता है, ऑफ कब होता है, वो देखो इसके बारे में पढ़ते हैं। घर में तैयार की गई टॉर्च को ऑन अथवा ऑफ करने में विद्युत बल्ब को विद्युत सेल की नोक से स्पर्श कराते हैं अथवा हटाते हैं। ये एक साधारण विद्युत स्विच था, इसे उपयोग करना सुविधाजनक नहीं है। हम अपने उपयोग के लिए दूसरा सरल एवं सुविधाजनक स्विच बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं बच्चों? देखो, आप 2 ड्राइंग पिन, एक सुरक्षा पिन या पेपर या 2 तार या थर्मोकोल या लकड़ी के बोर्ड से एक विद्युत स्विच तैयार कर सकते हैं। क्या क्या सामान चाहिएगा? 2 ड्राइंग की पिन, एक सुरक्षा पिन जिसको हम सेफ्टी पिन कहते हैं या पेपर क्लिप, 2 तार और थर्मोकोल या लकड़ी के बोर्ड से
सुरक्षा पिन की रिंग में एक ड्राइंग पिन लगाकर इसे थर्मोकोल की शीट पर गाड़ दीजिए, जैसा कि चित्र 12.8 में दर्शाया गया है। यह सुनिश्चित कीजिए कि सुरक्षा पिन आसानी से घूम सके। ये देखो बच्चों, आपको मैं थोड़ा सा बता दूं, ये एक थर्मोकोल की शीट ले ली हमने, ये एक सेफ्टी पिन है, ये ड्राइंग की 2 पिन, एक यहाँ लगा दी हमने, एक यहाँ लगा दी। इसमें जो 2 तार लिए थे, एक तार को यहाँ जोड़ दिया इसके साथ और दूसरे को यहाँ जोड़ दिया। और ये इस तरह से करनी है बच्चों कि ये जो है ये बड़ा आसानी से घूम सके। अब क्या करना है हमें, ये एक साधारण स्विच हो गया बच्चों। अब दूसरी ड्राइंग पिन को थर्मोकोल की शीट पर इस तरह लगाइए कि सुरक्षा पिन का स्वतंत्र सिरा इसे स्पर्श कर सके। इस प्रकार जुड़ा हुआ सुरक्षा पिन इस क्रियाकलाप में आपका स्विच होगा। अब विद्युत सेल बल्ब और स्विच को चित्र 12.1 में दर्शाए अनुसार जोड़कर परिपथ को पूरा कीजिए। सुरक्षा पिन को इस तरह घुमाइए कि उसका स्वतंत्र सिरा दूसरे ड्राइंग पिन को छुए। आप क्या देखते हैं, हम क्या देखते हैं बच्चों, ये देखो कि अब सुरक्षा पिन को ड्राइंग पिन से हटाइए। क्या बल्ब भी अब भी जलता रहता है। जब सुरक्षा पिन दोनों ड्राइंग पिनों से स्पर्श करता है तो वह दोनों ड्राइंग पिनों के बीच के रिक्त स्थान को भरता है। देखो इसमें जब ये यहाँ पे देखो ये हमने जो एक जो ये मुख्य तार था इसे सेल से जोड़ दिया और इधर वाला जो है ये हमने सेल से जोड़ दिया। अब जब बच्चों हम इसको, ये बीच में जो गैप है इसको इधर लेके आएंगे तो फिर ये आपका परिपथ पूरा हो जाएगा और ये आपका बल्ब जलना स्टार्ट कर देगा। तो देखो ये देखो, जब सुरक्षा पिन दोनों ड्राइंग पिनों से स्पर्श करता है तो वह दोनों ड्राइंग पिनों के बीच के रिक्त स्थान को भरता है। इस स्थिति में स्विच को ऑन कहते हैं। चूँकि सुरक्षा पिन का पदार्थ को अपने में से प्रवाहित होने देता है, अतः विद्युत परिपथ पूरा हो जाता है। इस तरह बल्ब दीप्तिमान हो जाता है। इसके विपरीत जब सुरक्षा पिन दूसरी ड्राइंग पिन से स्पर्श नहीं करती है तो विद्युत बल्ब दीप्तिमान नहीं होता है। इस तरह ड्राइंग पिनों के बीच का रिक्त स्थान बंद नहीं होता तथा परिपथ पूरा नहीं होता है। कहाँ आए हुए हैं बच्चों, हम बच्चों यहाँ आए हुए हैं इस दशा, ठीक है बच्चा, यहाँ पे इस दशा में स्विच ऑफ कहलाता है, जैसा कि चित्र 12.9 में दर्शाया गया है। स्विच क्या है बच्चों, अब हमारे मन में प्रश्न आ गया भाई स्विच की अब हम परिभाषा क्या बता सकते हैं। स्विच यहाँ से बच्चों, यहाँ से स्विच एक सरल युक्ति है जो परिपथ को जोड़े या तोड़ सकती है। ठीक है, यहाँ तक हमने, यानी कि जो परिपथ को तोड़ेगी या जोड़ेगी। घरों में स्विच का उपयोग बल्ब को दीप्तिमान करने तथा अन्य युक्तियों को चलाने के लिए करते हैं। यद्यपि घरों में उपयोग होने वाले स्विच इसी सिद्धांत पर कार्य करते हैं, पर उनके डिज़ाइन जटिल होते हैं। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। और आज बच्चों हम इतना ही पढ़ेंगे। आप अपनी पाठ्य पुस्तक की सहायता से इस पाठ को पढ़ सकते हो, ठीक है। और आपको अब थोड़ा थोड़ा समझ में भी आ गया होगा। आप जब इसको बार बार वीडियो को देखोगे और पाठ को पढ़ोगे तो आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा। तो आज केवल हम इतना ही करेंगे बच्चों। इसके बाद हम जो है नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा वो विद्युत चालक और विद्युत रोधक रहेगा, जो कि हम आप अगली वीडियो में मैं आपको करवाऊँगा। तो आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।